राष्ट्रवाणी ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद ये तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है। थोड़े में ज्यादा स्वाद ये तो है इसकी खास बात। सबका राजा आर प्योर मसाला। सत्तारूढ़ पार्टी बिना चुनाव हारे विपक्ष की भूमिका में क्यों आ गई, ये बड़ा प्रश्न है। चुनाव हारने के बाद विपक्ष की भूमिका में आए बात समझ में आती है। अभी तो आप सत्ता में हैं, बिना पराजय की घोषणा के आप विपक्ष की भूमिका में क्यों आ गए, ये एक बड़ा सवाल है जो इस वक्त उठ रहा है। मेहमानों से परिचय करा दें। अनुभव चक हैं हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के नेता। अनुभव जी का स्वागत है। राज शर्मा साहब हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता। राज शर्मा साहब का बहुत स्वागत है। मुफ्ती नदीमुद्दीन साहब हैं, प्रेसिडेंट हैं उलेमा काउंसिल के। इनसे हमें समझने की कोशिश करेंगे। इस बात का बहुत शोर है कि ममता जी की पॉकेट में 87 सीटें तो हमेशा रहती हैं, चुनाव बाद में होता है। 87 सीट उनके पास पहले से होती है, ओपनिंग बैलेंस। और वो 87 सीट वो हैं जहाँ 35% से लेके और 70% तक मुसलमान हैं बंगाल में। उन 87 सीटों पर ममता जी हमेशा जीतती हैं। तो ज़रा हम समझेंगे नदवी साहब से कि मसला क्या है, नदीमुद्दीन साहब से। और अरविंद सिंह जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं, अरविंद जी से भी समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मुफ्ती साहब आपके पास आऊँगा। बंगाल में एम फैक्टर का बड़ा शोर है और बड़े बड़े विद्वान कह रहे हैं कि ममता जी को कौन माई का लाल हरा सकता है जब तक मुसलमान उनके साथ है, कयामत तक ममता राज करेंगी। ये क्या फैक्टर है, क्या मसला है बंगाल का? देखिए बंगाल में जी, बंगाल के अंदर 150 से ज्यादा असेंबली को मैंने कवर किया है। 20 दिन से ज्यादा मैं था बंगाल के अंदर। SIR में बहुत सारे मुसलमानों के नाम निकाल दिए गए। जब मामला सुप्रीम कोर्ट को गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रिब्यूनल को जाइए। ट्रिब्यूनल में जो लोग गए उनमें 90% नाम सही पाए गए। फिर दूसरी चीज़ क्या है कि मुस्लिम एरिया में, मुसलमान एरिया में CRPF भी डरा रही थी और गुंडागर्दी मैंने खुले आंखों से देखा है कि गुंडागर्दी कर रहे। देखिए भाजपा ने वहाँ इलेक्शन लड़ा है, भाजपा के साथ इलेक्शन कमीशन, भाजपा के साथ CRPF, भाजपा के साथ ED, भाजपा के साथ ID। भाजपा वहाँ इलेक्शन कहाँ लड़ रही, फिर इलेक्शन हुआ ही नहीं। लेकिन एक बात नदीमुद्दीन साहब, एक मिनट बंगाल का जो सामान्य, एक मिनट फिर पूरी बात कहेंगे आराम से। बंगाल का जो सामान्य, जितना हम जानते हैं, जितना हमने बंगाल देखा है जाकर, बंगाल के 99% मुसलमान का ED से कोई लेना देना नहीं। वो क्या कर रहा है, कहाँ रोटी खा रहा, हमको नहीं पता। उसका ED क्या करेगी? गजब बात कर रहे हो महाराज। वो कोई चूड़ी बेच रहा, कोई शरीफा बेच रहा, कोई अंडा बेच रहा, अब उनकी ED क्या जाएगी? ठीक है, मगर मुसलमानों को डराया धमकाया गया, मुसलमानों को बहुत सारे वोट डालने नहीं दिए गए, मगर मुसलमानों को 100% सपोर्ट ममता को नहीं मिला। मुसलमानों के अंदर भी कुछ नाराजगी थी। मुझे लगता है कि इसका खामियाजा हो सकता है कि ममता को भुगतना पड़े, मगर जितने एग्जिट पोल बता रहे हैं वो एग्जिट पोल नहीं है, ये मुंह के बल गिरने वाले हैं, खाने वाले हैं। मेरा आकलन है कि ममता आने वाली है, दीदी आएगी, दादा जाएंगे। दादा तो अभी आए नहीं, अभी तो दीदी चल रही है 15 साल से। दादा उनसे पहले थे, बुद्धदेव भट्टाचार्य। उसके बाद दादा आए नहीं, 15 साल से दीदी हैं। अरविंद जी, आप भी बंगाल रहे हो मेरे ख्याल से महीने 1.5 महीने, सारे इलाके आपने घूमे हैं। आपने अभी मुफ्ती साहब का ऑब्जर्वेशन सुना, आपकी समझ क्या कह रही है? आप क्या देख के आए हैं बंगाल में? दीदी जाएंगी, दादा आएंगे, या दीदी ही रहेंगी, दादा नहीं आएंगे? देखिए, फाइनली तो 4 मई को तय होगा कि कौन आएगा कौन जाएगा। एक बार वोट हो गया है तो 4 मई तक का इंतजार करना चाहिए। लेकिन सामान्यतया जो संदेश मिल रहा है, और मैं भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है उसको छोड़ दीजिए, ममता बनर्जी जी का जो हाव भाव है, जिस तरह का रिएक्शन है, जिस तरह से वो रिएक्ट कर रही हैं और अपना बयान दे रही है, उससे लग रहा है कि बहुत ही गड़बड़ी है। और ममता बनर्जी जी खुद मान चुकी हैं कि वो जाने वाली हैं।
क्योंकि जीतने वाला राजनेता, जीतने वाली जो पार्टी होती है, जिसके मन में विश्वास होता है, वो कभी हताशा में नहीं होता है। वो उस तरह से व्यवहार नहीं करता है जैसे ममता बनर्जी जी कर रही हैं। ममता बनर्जी जी बंगाल की अभी भी मुख्यमंत्री हैं। जब कोई मुख्यमंत्री खुद ही आह्वान करे भीड़ का कि तुम सड़क पे उतर जाओ और पब्लिक में बोले कि तुमको अल्लाह की कसम है तुम भाजपा को वोट नहीं दोगे और काफिरों को स्टेट में मरना होगा, तो समझिए कि किस तरह की और किस लेवल की बौखलाहट है उनके अंदर। और चुनाव हो जाने के बाद कल शाम को आपने देखा जिस तरह के फर्जी आरोप लगाए गए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर, और जिस तरह से वो जहाँ पे वोटिंग मशीन रखी गई है वहाँ भीड़ का आह्वान करके पहुँची, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण मामला है। 1% भी यदि ममता बनर्जी जी के पास सच्चाई होती तो उनके एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पहुंच चुके होते और सुप्रीम कोर्ट ने उसके खिलाफ व्यवस्था दे दिया होता। लेकिन तथ्य कोई नहीं है, केवल आरोप है और हार की हताशा है। मुझे लगता है कि ममता बनर्जी जी का जाना तय है। ये ममता जी के व्यवहार से, उनके प्रतिक्रिया से, उनके हाव भाव से, उनके बॉडी लैंग्वेज से भी लग रहा है। और यही बात मीडिया संस्थान भी और जितने सर्वे रिपोर्ट हैं वो भी कह रहे हैं। जी राज शर्मा साहब, मैंने अपने पत्रकारी जीवन के लगभग 4 दशकों की यात्रा में ऐसा कोई चुनाव नहीं देखा जिसमें रूलिंग पार्टी चीफ मिनिस्टर समेत धरना प्रदर्शन पर उतर आए। कभी नहीं देखा। 99% तो चीफ मिनिस्टर्स और लोकसभा के चुनाव में प्राइम मिनिस्टर मत डालने के बाद अपने घर में अंडरग्राउंड रह जाते हैं, वहीं लोग से मिलते जुलते, पब्लिक अपीयरेंस में नहीं आते। फिर मतगणना के रिजल्ट आ जाने के बाद वो पब्लिक अपीयरेंस में आते हैं, या तो ये कहने आते हैं कि जनादेश स्वीकार है, रचनात्मक विपक्ष की भूमिका में बैठूंगा, इस्तीफा देने जा रहा हूं, या ये कहते हैं कि जनता ने हम पर भरोसा किया है, हम जनता की सेवा करेंगे। ये डंडा झंडा लेके रात बिरात कोई मुख्यमंत्री मैंने नहीं देखा निकलते हुए। विपक्षी तो निकलते हैं सरकारों के खिलाफ, हर जगह मैंने देखा, लेकिन रूलिंग पार्टी डंडा झंडा लेके इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर कभी निकले सड़क पर, ऐसा मैंने नहीं देखा। बंगाल में ऐसा क्या हो गया कि खुद मुख्यमंत्री आधी रात को सड़क पर हैं? राज शर्मा साहब। दद्दा, मैं पहले सबसे पहली बात कहता हूं कि गांव में हल्ला मचा, चोर आ गए, चोर आ गए। जो घोड़े बेच के सोता था वो भी जाग जाते थे। अब हम कहें यार ये तो कभी जागता नहीं था, अब जाग गए, तो ये कोई तथ्य नहीं है। और मुख्यमंत्री जी जैसे कि एडीजी बीजेपी बेचारे हमारे भाई अरविंद भाई बोल रहे हैं कि उनके हाव भाव, तो हाव भाव अरविंद भाई मोदी जी के देख लो। अरे अधीर रंजन चौधरी पानी पीते देखिए नहीं, हाव भाव। अधीर रंजन चौधरी को सुन लो आप मेरी बात छोड़ो। आप अपने सबसे बड़े नेता बंगाल के जो अधीर रंजन चौधरी है उनकी बयान सुन लो। राहुल गांधी जी ने कहा है कि ममता बनर्जी की विदाई तय है और ममता बनर्जी बीजेपी का आने का रास्ता क्लियर कर चुका है। आप बताओ भाई, आप राहुल गांधी के बयान का अरविंद भाई आप बहुत अच्छे हो और अधीर रंजन चौधरी के बयान का खंडन कर रहे हैं। अच्छे हो, आप कांग्रेस का जो स्टेटमेंट है, मैं इतनी बातें कह दूंगा उसका जवाब नहीं मिलेगा। मेरी आप छोड़ दो, आप राहुल गांधी जी ने जो कहा है और अधीर रंजन चौधरी जी का जो बयान है, आप इलेक्शन नहीं जीत पाते हो। राहुल गांधी जी की बात करते हो, बीडीसी का इलेक्शन नहीं जीत सकते। राहुल गांधी जी की यहाँ राहुल गांधी जी का अच्छा, राहुल गांधी बीडीसी का इलेक्शन नहीं जीत सकते हैं? राहुल गांधी बीडीसी का इलेक्शन नहीं जीत सकते हैं? ऐसा आपकी कमी बात है, की जानकारी आप नहीं अपने थी। आप को ज्ञान से बड़ा समझ रहे हो। मैंने कभी कहा ही नहीं, पता और कुछ नहीं अरविंद भाई, मैंने कभी आप अपने आप को ज्ञान से बड़ा समझते हो। यही आपकी आने वाला दोनों को दिखाइए जरा थोड़ी। मेरी बात सुन लो, फिर मैं भी डिस्टर्ब करूंगा। दद्दा को मेरी आवाज बंद करनी पड़ जाएगी। नहीं, आप आ जाते हैं यहाँ पे देश को बर्बाद करने की बातें करते रहते हैं। भाई मैं दो बातों का जवाब चाहिए कि राहुल गांधी जी कुछ और बोल रहे हैं। राहुल गांधी जी कह रहे हैं ममता बनर्जी जाने वाली है, अधीर रंजन चौधरी जी कह रहे हैं कि अगर अपने ममता पैसे पे बनर्जी आते जाने वाली है। और मैं इतना समझना चाहता हूँ कि आपकी लाइन कांग्रेस की जो अधिकृत लाइन है उससे अलग कैसे है? आप सही है या राहुल गांधी सही है? आप सही है या अधीर रंजन चौधरी सही है? केवल इतना बता दीजिए। मुझे एक बात बता, क्या जरूरत थी? आप कौन सही है? अधीर रंजन चौधरी जी सही है या राज शर्मा सही है? क्या माना जाए? हर विधानसभा में प्रधानमंत्री जा रहे हैं। डिबेट में आने के पहले कम से कम राहुल गांधी के प्रधानमंत्री को देखा स्टेटमेंट को जो देख लिया प्रधानी के होता जो इलेक्शन में उन्होंने जा रहा बंगाल में दिया था। जो सभा कम समिति से के कम इलेक्शन अधीर में जा रंजन रहा चौधरी जी ने गृह मंत्री जो कई ममता 15 दिन बनर्जी बीत और रहे, टीएमसी के बारे में बोला है हार उसको आप सुन लिए होते। और आप तारीख कर लो ना।
सनद कर लो। आप तब कुछ नहीं भी बोलोगे। बोलते हो। एक राज भाई आपसे यही शिकायत है, जो बोलते हो उसके पीछे आप तो तथ्य नहीं 2014 होता से है। पहले पैदा जब हुए हो। भी आप बोलते हैं आप उसके क्यों पीछे नाबालिग कोई वाली बात बातें नहीं कर है। रहे हो? अरविंद जी अभी रुकिए, अभी राज शर्मा अरे जी की बात भाई, आ जाए। अरविंद राज भाई, भाई आप केवल आप अब- बोलिए, आपकी बात अरविंद भाई रुक आप जाइए जी। मुझे इतना बता दो, जी। पर दो बातों का जवाब दे दो आप। इस इलेक्शन से पहले किसी भी सरकार रही हो, कोई गृह मंत्री 15-20 दिन रहा? क्या कोई प्रधानमंत्री इस तरह, एक बात कहूं तो सभासद के इलेक्शन में जा रहा हो, एक तो करते हैं, जाना चाहिए। अभी दद्दा मेरी बात काट के कह देंगे नहीं गए तो क्या हुआ। और जब पानी पी रहे थे, एक और बात सुन लेना, चाल से हाल, हाल से माल का पता चलता है। अभी तो ममता जी के पास कोई ताकत है ही नहीं। और एक और बात सुन लीजिए, आपको क्या टेंशन? अरे ममता जी जा रही है, रखवाली करनी है भाई, चोट्टा मटाए धुंध, तो उससे तो अपनी चीज को बचाना है। ठीक है, ठीक है और राज मैं भाई, फिर ठीक- कह रहा हूं, ठीक है। दद्दा पर 3 सेकंड, आज तारीख समय नोट कर लो। कर लिया। अभी शुरू कर दिए बीजेपी ने। ठीक। अभी आप कहते हो 2 तारीख को मीटिंग करेंगे। ये कर रहे हैं कि अगर दद्दा जीतने वाले हैं तो इनके इनकम टैक्स में फंसाओ, इसको इससे फंसाना है, वो जीतना है। ये वैसे सरकार नहीं बना सकती। ठीक है राज भाई, ठीक ठीक। अब आप ये रुकना अगर होगा ये बनते भैया, अब सरकार रुकना बना होगा, जाए, अब रुकना जाना होगा। होगा मेरे। ठीक, अब रुकना होगा। 3 बातें कहूंगा, फिर अनुभव चक के पास जाऊंगा। कायरों के लिए राजनीति नहीं, जो कायर हैं वो अपने घर बैठे घरेलू उपयोग की, दैनिक उपयोग की चीज़ों की दुकान खोल ले अपनी बैठक में। क्या? दूध, ब्रेड, अंडा, टूथपेस्ट, गुड़, चीनी, शक्कर। ठीक। जो इतने डरपोक हैं, मौलाना साहब, मुफ्ती साहब भी मेरी बात सहमत हुए, जिनकी पेंट गीली हो रही है पुलिस को देखकर, कोई कह रहा हाय दैया ईडी ने मार डाला, कोई कह रहा सीबीआई ने मार डाला। राजनीति करना डॉक्टर ने बताया था आपको? आप चाहते हो कि गाय दूहने वाली हमारे घर के अंदर आ जाए, हम गेट बंद करके दूध दूहते रहे? अरे थोड़ा झेलो यार, नहीं झेलोगे? मुफ्ती साहब आप भी कह रहे हो ईडी के चक्कर में, कहां के चक्कर पड़ जाते हो आप व्हाट्सएप के? ये अरबों रुपया कमा के रख लिया नेताओं ने, तो ईडी के चक्कर नहीं होगा। आप अपनी जैसा समझते हो नेताओं को? एक घर में 3 जहाज हैं पर्सनल, पता है आपको? और उनके यहां ईडी पहुंच जाएगी तो आप नाराज हो जाओगे, कहोगे बताइए ईडी से काम हो रहा है, तो क्या भेजें? इस लौकिक जगत में तो वही है। अभी यमराज को तो कोई बुला के भेज नहीं सकता। ये 3 जहाज कहां से आए? ये कौम की खिदमत करने से आए कि मुल्क की सेवा करने से आए? मुफ्ती साहब, ये बात राज भाई भी जानते हो, कभी कभी गुस्सा हो जाते हैं, अलग बात है। और जो अधीर रंजन चौधरी हैं वो छोटे आदमी नहीं हैं। आज जो राहुल गांधी हैं, कल वो अधीर रंजन थे। वही कुर्सी है, वही मोहर, वही लेटर हेड। वो भी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष थे अधीर रंजन, जो राहुल गांधी है। इसलिए अगर राहुल गांधी महान है तो मैं बहुत विनम्रता से कहूंगा अधीर रंजन चौधरी भी महान माने जाने चाहिए। बिल्कुल। क्या? और अगर राहुल गांधी महान नहीं तो हम मान लेंगे अधीर भी महान नहीं। अन्यथा तो अधीर रंजन की बात भी राज्यसभा को सिर आंखों पर रखनी चाहिए। बाबा और बाबा के चचेरे भाई भी बाबा के बाबा ही होते हैं, वो भतीजे थोड़े न हो जाएंगे आपके। जो राहुल गांधी हैं राज भाई के लिए, वही चौधरी होने चाहिए, अधीर रंजन। ठीक है वो अधीर हैं, लेकिन आपके तो नेता हैं, उनको भी धैर्य आ जाएगा। अनुभव चक, मेरा प्रश्न वही था कि मैं ये केमिस्ट्री नहीं समझ पा रहा। आप लोग भी गजब जादूगर हो, इसमें तो कोई शक नहीं। हो सकता आप लोग कोई वही कर रहा हो, फिल्मी रिहर्सली। आप लोगों भी भाई कौतुक वाले प्राणी तो हुई भाजपा में। अब तो कौतुक तत्व प्रबल है। हम भाऊराव देवरस के समय की भाजपा प्रिडिक्ट कर लेते थे, वाजपेयी अडवाणी के समय की भाजपा प्रिडिक्ट कर लेते थे, लेकिन अब तो ईश्वर जाने। क्या? हमें छोड़ो, जो संघ चला रहे वो नहीं जान पाते क्या होने वाला है। क्या? वो भी टीवी से जानते हैं, ये पता है ना आपको अनुभव चक? अखबार और टीवी में ये चलता रहता है कि उनकी उनसे बैठक हो गई, उनसे उनकी बैठक हो गई, और सच में होता सब टीवी से जानते हैं। क्या? तो कौतुक तत्व मोदी जी की राजनीति का मूल तत्व है। क्या? अगर हम ये कोई हमसे कहे कि मोदी जी की पॉलिटिक्स का आधार तत्व क्या है, तो मैं कहूंगा कौतुक। वो ऐसा काम करना चाहते हैं जिससे लोग चौंक जाएं। तो हो सकता है आप लोग कौतुक कर रहे हो, लेकिन यार
आप विपक्ष में हो, सत्ता में आने की लड़ाई लड़ रहे हो, आप लोग मुंह में इधर रसगुल्ला इधर मोतीचूर के लड्डू दबा के मौज में बैठे हुए हो क्या, ऐसे हाथ रख के है? और जो सरकार में है, जिनके पास 87 सीट्स का ओपनिंग बैलेंस है, वो आधी रात को सड़क पर घूम रहे। माजरा क्या है भैया? कोई क्या सेटिंग गेटिंग क्या है अनुशक जी? सब परेशान है, आप मौज ले रहे हो, जबकि आपको सड़क पर होना चाहिए था, रात भर वहां स्ट्रांग रूम के बाहर चटाई बिछा के आपको रहना चाहिए था। आप लोग रसगुल्ला खा रहे हो, उसके बाद पान खा रहे हो और चूना उंगली में लिए मस्त घूम रहे हो कलकत्ता में। चक साहब देखिए अमिताभ जी, सबसे पहले तो मैं वो बात करूं जो सीआरपीएफ सेंट्रल फोर्सेस के डर का आज यहाँ पर सब लोग रोना रो रहे हैं, उन्हीं सेंट्रल फोर्सेस को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिनकी वजह से बंगाल का चुनाव इस बार रक्त रंजित होने से बच गया। ये तो अमिताभ जी आप इतने सीनियर पत्रकार हैं, आपने देखा है कि बंगाल के चुनाव में किस तरीके से सड़कें रक्त से रंजित करी जाती थी। पिछले इलेक्शन में 2023 में पंचायत चुनाव हुआ था, तब आधे सैकड़ा से ज्यादा लोग मारे गए थे पंचायत में। मुफ्ती साहब ये आप भी ध्यान रखिए जी। 58 जाने गई थी अमिताभ जी। तो इस बार जिनकी वजह से बंगाल का चुनाव रक्त रंजित होने से बच गया, जिनकी वजह से टीएमसी के गुंडों को गुंडागर्दी करने का अवसर नहीं मिला, आज वही टीएमसी के गुंडे, उनके लोग, उनको पालन पोषण करने वाले लोग इस बात का रोना रो रहे हैं कि हमको फिर से वही गुंडाई करने का अवसर नहीं मिला और हमने लोगों को वोट डालने से रोक नहीं पाया, मनचाही नहीं करा पाए। अमिताभ जी, ममता बनर्जी उस दिन कह रही थी वोटिंग वाले दिन कि हमारे वोटर वोट डालने से रोके जा रहे हैं। अमिताभ जी, अगर तृणमूल कांग्रेस का वोटर वोट डालने से रोका जा रहा था तो 93% वोट ऐसे ही पड़ गया। कौन थे वो लोग जो वोट डाल के चले गए? उनको गुंडागर्दी करने का अवसर नहीं मिला, इस बात का रोना वो रो रहे थे। और जहां तक रही भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 2-2, 3-3 महीने से बंगाल की हर विधानसभा सीट पर, हर मंडल पर, हर वार्ड पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा था। वो ममता बनर्जी ने जो 15 साल का कुशासन था, ममता बनर्जी का जो 15 साल की अराजकता थी, ममता बनर्जी ने जो 15 साल के भय का वातावरण बना रखा था, उससे वहां के लोगों को मुक्ति दिलाए, कैसे दिलाए जाए वो रोड प्लान समझा रहा था, प्रधानमंत्री जी की नीतियों के बारे में बता रहा था और उनके अंदर एक विश्वास दिला रहा था कि इस बार आप लोग निडर होकर वोट करिए, आपके बाल भी कोई उखाड़ नहीं पाएगा। और वो पश्चिम बंगाल में जब चुनाव हुआ तो दिखाई भी दिया। इसलिए जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व वो आश्वस्त है। और जिन्होंने 15 साल ठंडी लस्सी पी रहे हो, मौज ले रहे हो हैं, और इनको काम पे लगा दिया, ये बेचारे डंडा झंडा लिए रात भर घूम रहे हैं। जिन्होंने 15 साल बंगाल को लूटा खसोटा और अराजकता फैलाई, उनकी नींद उड़ी हुई है कि इस बार उनके यहाँ से सत्ता जा रही है। सत्ता जाने का उनको दुख नहीं है, सत्ता के दम पर जो वहां पश्चिम बंगाल को नियंत्रण करते थे, वहां का अपराध कंट्रोल करते थे, वहां अराजकता फैलाते थे, वो इस बार नहीं कर पाएगी। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का, अमिताभ जी आपने स्टेटमेंट सुना होगा, 4 तारीख के बाद मैं सबको देखूंगा। ये मुख्यमंत्री के भतीजे जो सांसद भी है, उनका ये स्टेटमेंट, इस तरीके का स्टेटमेंट। अरे अभिषेक बनर्जी, 4 तारीख के बाद किस तरीके से आपके पर कतरे जाएंगे वो हम भी देखेंगे, पूरा देश भी देखेगा, पश्चिम बंगाल में नजीर बनेगी, वो सब लोग देखेंगे। ठीक। मुफ्ती साहब, 2 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। एक तो यूपी से एक उदाहरण देता हूँ। कुंदर की पश्चिम उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद जिले की एक विधानसभा सीट है, मुस्लिम डोमिनेटेड इलाका है, more than 60% मुसलमान है वहाँ। ठीक, वहाँ बाई इलेक्शन में बीजेपी जीती, वहाँ वोट पड़ा 72-73%। कितना? 72-73%। जब बीजेपी जीती, और जीती नहीं, साइकिल की सपा की जमानत जब्त हो गई, तो अखिलेश जी ने कहा हमारा वोट नहीं पड़ने दिया गया। क्या? तो मैंने अपनी छोटी बुद्धि से एक बात सोची कि 72% अगर बीजेपी का वोट है, इसमें आपका वोट नहीं, तो फिर आपका पड़ भी जाता तो क्या कर लेते हैं? 51% अगर उधर पड़ गया तो फिर आपका पड़े नहीं पड़े उससे कोई मतलब है? मुफ्ती साहब, अगर एक विधानसभा क्षेत्र है वहां 96.4% वोट पड़ा है, मालदा में शायद एक असेंबली है जहां 60% मुसलमान है, तो वहां ममता के लोग वोट ही नहीं डाल पाए। 100 में 97 लोग वोट डाल गए, ममता के नहीं आए। तो फिर तो राम भजो, पर वोट डाल के भी क्या करोगे, घर ही में रह लिए, वही अच्छा। मुफ्ती साहब, नहीं,
काय को मेहनत करते? अगर इस 93% में ममता के लोग वोट नहीं डाल पाए तो वोट डाल के भी क्या करोगे यार? अगर आपके हिसाब से ये 93% वोट अनुभव चक का है, भाजपा का है, क्योंकि ऐसा तो कोई गलत फहमी में है नहीं कि कांग्रेस या लेफ्ट का है वोट, या तो ममता जी का या भाजपा का। मुफ्ती साहब जी देखिए, आपने भी कहा कि सीआरपीएफ ने वोट नहीं डालने दिया, ममता जी भी कह रही हैं वोट नहीं डालने दिया। नहीं, सुनिए पहले पूरी बात जी। सुनिए सर। देखिए, बंगाल में सीधा मुकाबला टीएमसी वर्सेस बीजेपी है, ना वहाँ कम्युनिस्ट है ना वहाँ कांग्रेस है। अभी पत्रकार महोदय बोल रहे थे, काफिर क्या क्या की बोल रहे थे। मुझे लगता है कि भाजपा की दलाली सही से करिए। ऐसा कोई वर्ड है तो बताइए किसने कहा? आपकी बात आ जाती है जी, फिर अभी मेरी बात पूरी होने दीजिए। देखिए, सियानी घोष जब नात पढ़ रही थी तो मैंने बंगाल में तनकीद किया था कि मुसलमानों का मुद्दा मक्का मदीना ये मुद्दा नहीं है। मुसलमानों का मुद्दा ये मक्का हमारे दिल में है, मदीना हमारे दिल में पवित्र है, मगर आपने मुसलमानों के लिए क्या किया है वो बताइए। जहां तक बात है, कह रहे थे कि ममता के भतीजे ने क्या किया, अमित शाह कह रहे थे कि वो उल्टा लटका देंगे। सुरेंद्र अधिकारी पर 25 केस है। भाजपा के अंदर बंगाल में जितने गुंडे हैं उतने भारत में कहीं गुंडे नहीं है। एक अमित शाह की बोली है कि हम उल्टा लटका देंगे। सुरेंद्र अधिकारी पर 25 केस है। वो बोले कि मुसलमानों के हमें वोट की जरूरत नहीं है। पूरे बंगाल के अंदर मुसलमानों को बांग्लादेशी करार दे करके टारगेट करके बीजेपी जो है एक पोलराइज कर रही थी, फिर भी इलेक्शन पोलराइज नहीं हुआ। 1500 रुपया जो महिलाओं को जा रहा था, और चाहे हिंदू की महिला मुसलमान की महिला है, भाजपा कितना भी नहीं। मुफ्ती साहब मेरा मासूम सवाल था, पर उसका जवाब दे दो। फिर अगर 93% में भी टीएमसी का वोटर नहीं आया तो वोटर आके क्या करेगा? मैं तो सरल हिंदी सवाल बिल्कुल, मगर ये बात सच्चाई है, ईमानदारी है कि सीआरपीएफ ने मुसलमानों को वोट न डालने नहीं दिया, अक्सरियत को नहीं। अरे गजब कर रहे ना मुफ्ती साहब, यहाँ रोकूंगा मैं, नहीं रोकूंगा। 93% में मुसलमान नहीं आया बंगाल में किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में, इससे बड़ा झूठ कोई नहीं हो सकता महाराज। देखो, माफ करिएगा, मैं आपका एहतराम करता हूं। ऐसा कैसे हो सकता है जहां 60% मुसलमान है, 96% वोट पड़ रहा है, और आप कह रहे मुसलमान वोट नहीं डाल पाया? यार 100 में 200 वोट डालोगे क्या मुफ्ती साहब? नहीं, इच्छा तो ऐसी लग रही। नहीं, सुनिए, 50% ही मुसलमान वोट डाल पाया। मुसलमानों को जितना वोट डालना चाहिए उतना वोट नहीं डाल पाए, ये सच्चाई है। और SIR के जरिए बंगाल पर बीजेपी कब्जा करना चाह रही। एक बात कह के अपनी बात खत्म करता हूं, अगर ममता बनर्जी हारती हैं तो अपोजिशन को इलेक्शन बाइकाट कर देना चाहिए। फिर अपोजिशन के लिए कोई भारत में रोल नहीं है, सब खत्म हो जाएगा। पार्लियामेंट के अंदर भी 400 सीटें जीतेंगी, जिसके साथ इलेक्शन कमीशन हो। इलेक्शन कमीशन और भाजपा के अंदर दोस्ती है। मैं तो कहता हूं कि भाजपा के दफ्तर में इलेक्शन कमीशन का ऑफिस होना चाहिए। ठीक है, मुफ्ती साहब अभी रुकना होगा। एक सर रुको भाई, रोचक बहस होने तो। एक कांग्रेस समर्थक सोशल मीडिया के बड़े खिलाड़ी हैं, नाम नहीं लूंगा, मुफ्ती साहब जो बात करें उससे थोड़ी वैसे मिजाज की बात उन्होंने कही। उनसे पूछा गया कि क्या ऐसा हो सकता है, तो उन्होंने कहा कभी नहीं हो सकता है, हमारे जिंदा रहते टाइप का, कि ममता हार जाए टाइप की उन्होंने भी बातें कही। फिर बार प्रश्न हुआ कि नहीं मान लो ऐसा हो गया, तो उनका अगर ऐसा हो गया तो लिख लीजिए 2029 में 350 से ज्यादा सीट लेके नरेंद्र मोदी जीत कर आएंगे। ये बात कांग्रेस वाले भी कह चुके हैं। तो ठीक है, हो सकता है ऐसा ही हो भाई। बंगाल भाजपा जीत जाए तो ये भी तो भारत के इतिहास में पहली बार होगा। और बड़ा पेड़ हिलता है मुफ्ती साहब, आप जानते हो, राज भाई भी जानते हैं, तो बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। तो अब हिलती हुई धरती कौन रोक सका? 84 में नहीं रोक पाए, 10,000 आदमी मारा गया ना, आपने भी देखा, हमने भी देखा। तो धरती को हिलने दीजिए। एक गाना था ना, यूपी हिलेला बिहार हिलेला, क्या? तो अब की बंगाल हिलेला। भाई यूपी बिहारी बार बार हिलेला, बंगाल नहीं हिलेला। और एक बात कह के अरविंद जी के पास जाऊंगा कि सबको याद होगा, मुफ्ती साहब को खास तौर पर निवेदन करूंगा, बिहार से जब लालू युग की समाप्ति हुई, क्या, तो वो भी
अकेले पार्टियों के जरिए नहीं हुई थी मुफ्ती साहब। जब जब शेषन ने, केजे राव ने बिहार की अराजकता को बिल्कुल रूथलेसली, निर्ममता के साथ ध्वस्तीभूत कर दिया, इतनी पैरामिलिट्री फोर्स उतार दी कि लालू यादव का सारा नशा हिरन हो गया। तब लालू कहते थे ब्राह्मण घेर कर मुझे मार रहे हैं, नरसिंह राव ब्राह्मण, केजे राव ब्राह्मण, शेषन ब्राह्मण, क्या पिछड़ों के साथ अन्याय हो रहा है। लेकिन उस दिन के बाद से राम भजो, लालू जी की पार्टी कभी सरकार में नहीं आई, मुख्यमंत्री नहीं बना। एक बार बेटा डिप्टी बना, लेकिन अपने दम पर नहीं आई सरकार। एक ही बार इलाज हुआ बिहार के राजनीति का मुफ्ती साहब। आज तक उन्हें गरारे करने की जरूरत नहीं पड़ रही, इतनी तबीयत दुरुस्त है बिहार की। क्या एक चिड़िया तक नहीं मर रही बिहार में चुनाव में। और जब हम लोग बिहार चुनाव कवर करने जाते थे तो 100 150 हत्याएं होती थी। कितनी? 100 150। ऐसी है, ऐसा चुनाव चाहते हो कि सीआरपीएफ न जाए, 100-200 लोग मर जाएं, ये सीआरपीएफ नहीं। ऐसा क्या गुप्त करना चाहते हो अरविंद जी? मैं समझना चाह रहा हूं, जो लोग कहते सीआरपीएफ से गुस्सा है, सीआरपीएफ में वो ऐसा कौन सा गोपनीय काम करना चाहते, क्या गड़बड़ घोटाला करना चाहते सीआरपीएफ? हम कह रहे हैं सेना उतार दो, जब हमको अपने घर से जाना है, वोट दे के घर आना है, हमारे लिए सेना उतार दो, हमें क्या फर्क पड़ रहा है? अमिताभ जी, मेरे को 30 सेकंड दीजिए। पहले जो आदरणीय मुफ्ती साहब ने मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं और मेरे प्रिय भाई राज शर्मा, उस पर मैं बोलना चाहता हूँ। भाई आप और राज शर्मा जी का तो चलता है। नहीं, राज शर्मा मेरे प्रिय हैं, कभी उनके मैं अपशब्द और उनका नाम भी नहीं लेता हूँ, क्योंकि हम यहाँ तथ्यों पे बहस करने आए हैं। कोई तथ्य गलत होगा तो कह दूंगा राज भाई सहमत नहीं हूँ, लेकिन मैं अभद्रता नहीं करता हूँ। मुफ्ती साहब, मुफ्ती एक पवित्र शब्द है इस्लाम में, जहाँ तक मैं मानता हूँ, और आप प्रेसिडेंट हैं उलेमा काउंसिल के। मैंने पहले भी एक बार आपको चेताया था कि शब्दों का प्रयोग सावधानीपूर्वक करना चाहिए। आपने दलाल शब्द का प्रयोग किया, मैं आपके लिए करना भी चाहूँ तो 10 बार सोचूंगा, क्योंकि एक सम्मानित पद पे है। मैं आपको दलाल कहूँ तो मुफ्ती पर भी दलाल शब्द बैठेगा और उलेमा काउंसिल को भी गाली होगी, इसलिए मैं नहीं कहूँगा। एक बार खुद आप सोचिएगा, और आपका बड़ा मन हो तो उसके लिए सॉरी बोल सकते हैं, और फिर सोचिएगा जो शब्दों का चुनाव किया है क्या वो ठीक है, सार्वजनिक मंचों से उपयोग कर सकते हैं, संसदीय है या नहीं है, नंबर 1। दूसरा, आपने कहा ममता बनर्जी जी के बारे में। कभी भी अमिताभ जी, मैं जो भी वर्ड कहता हूँ, जो बात करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं झूठ न बोलूँ, कहीं ना कहीं हो। मैं आपको सुना देता हूँ मुफ्ती साहब, ममता बनर्जी जी का सार्वजनिक शो में दिया हुआ। हमको जो मर्जी हो हम करेंगे। एक बात याद रखना, बीजेपी को मदद मत करो। बीजेपी का अगर तुम लोग मदद करोगे कोई, तो अल्लाह का कसम आप लोगों को कोई माफी नहीं करेगा, हम तो माफी नहीं करेंगे। ये लड़ाई में हम लड़ाई करेंगे, हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे नहीं। जो काफिर है, जो कापुरुष है, वो डरते हैं, वो मरते हैं, जो लड़ते हैं वो जिंदा रहते। आपने सुन लिया। दूसरी बात, मैं आदरणीय अमिताभ जी, आपने पूछा कि केंद्रीय बलों से क्या आपत्ति है। मेरा जितना राजनीतिक अनुभव है, जितना जानता हूँ, राज भाई इतना विद्वान मैं नहीं हूँ। मैं ये जानता हूँ कि राज्य सरकारें, चाहे वो कांग्रेस की रही हो या किसी दूसरी पार्टियों की रही हो, हमेशा केंद्रीय बलों की मांग करती रही हैं, और ये कहती रही हैं कि जितना बल हमको चाहिए हमारे राज्य में उपलब्ध नहीं कराया गया। भारत के इतिहास में केवल 2 उदाहरण है। एक है जम्मू कश्मीर, जहाँ सेना की उपस्थिति होने पर, केंद्रीय बलों की उपस्थिति होने पर वहाँ के चुने हुए चीफ मिनिस्टर को आपत्ति होती थी, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला हो या उनके पिताश्री हो या मुफ्ती साहब मुख्यमंत्री रहे। हमेशा कहते थे कि सेना कश्मीर में क्यों है, केंद्रीय बल क्यों है, इससे कांग्रेस की स्थिति बिगड़ जाएगी। दूसरा, कभी इन लोगों ने नहीं कहा लश्कर तोयबा से शिकायत है, कभी नहीं कहा जैसे मोहम्मद से शिकायत है, कभी इन्होंने नहीं कहा JKLF से शिकायत है। शिकायत हमेशा भारतीय सेना से और केंद्रीय बलों से होती थी। ठीक उसी तर्ज पर ममता बनर्जी ने कभी भी नहीं कहा है कि बंगाल में जब से वो मुख्यमंत्री हुई है घुसपैठियों से शिकायत है, जो बांग्लादेश से आते हैं हिंसा फैलाते हैं उनसे शिकायत है। उनको हमेशा भारत के नौजवानों से शिकायत महसूस होती रही है, केंद्रीय बलों से होती रही है। और अमिताभ जी, जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, एक बार सेना का मूवमेंट बंगाल में
हो रहा था तो उन्होंने कहा भारत की सेना क्या बंगाल पे कब्जा करने आ रही है। इस तरह की मानसिकता की ममता बनर्जी जी मुख्यमंत्री हैं, ये सब लोग जानते हैं और उनको इस बार जनता ने फैसला सुना दिया है। और जिस तरह के उनके हाव भाव हैं, जो सर्वे का रिपोर्ट है, उससे मुझे पूरा विश्वास है। मुझे लगता है कि उनका जाना तय है। 4 मई दीदी गई। ठीक, ममता बनर्जी कह रही हैं कि अगर तुमने भाजपा की मदद की, भाजपा को वोट दिया, तो अल्लाह तुम्हें माफ नहीं करेगा। और ये वो लोग हैं मुफ्ती साहब जो कहते हैं कि धर्म आधारित राजनीति करती है बीजेपी। ये कौन सी राजनीति हो रही है? अल्लाह को बीच में ला रहे हो, अल्लाह की कसम दिला रहे हो कि नरक की आग में जलना पड़ेगा। ये सिखा रहे हैं और सेकुलर भी बने रहेंगे। ऐसा ना करो महाराज, हैं? वो है ना कि रिंद की रिंद रहे, हाथ से दवाई भी न गई, है? ऐसा ना करो महाराज। काफिर कौन है, किसके लिए कह रही ममता जी? शर्म की बात है। सार्वजनिक मंच से माइक पर ऐसी बात बोल रही काफिर। ये बात तो औरंगजेब बोला करता था। हमने औरंगजेब तो नहीं चुना था बंगाल के लिए, मुफ्ती साहब आप भी जानते हो। हमने एक भद्र बंगाली परिवार की बच्ची को चुना था। वो किस मानसिकता में चलेगी ममता जी उम्र के इस बुढ़ापे में? काफिर। मुझे तो लगा कि आयतुल्लाह खamenei आ गए यहां बोलने, इनके अंदर प्रवेश कर गए। राज शर्मा साहब, अगर 93, 94, 95% और कहीं कहीं 96% वोट में भी मुसलमान वोट नहीं दे पाए क्या, जबकि मेरी समझ कहती है हिंदू मुसलमान अगड़े पिछड़े छोटे बड़े काले गोरे सब वोट दे लिए, तब 96-97% वोट होता है। ठीक, कोई नहीं छूटा। ठीक, तो फिर मुझे लगता है अब इसके आगे तो फिर कोई व्यवस्था हो भी नहीं सकता, कोई आयोग कर भी नहीं सकता। इसलिए फिर मान लेना चाहिए जो नहीं दे पाए वो फिर कभी नहीं दे पाएंगे। नहीं, बात थोड़ी अटपटी है लेकिन व्यवहारिक है। क्या, जब 96% में राज शर्मा का नंबर बरेली में नहीं आया तो बरेली छोड़ दो यार, फिर क्या करोगे रह के? छोड़ना पड़ेगा। नहीं, पर रह के क्या भी करोगे? बोले हमारे बोलने से वोट ही नहीं पड़ पाया। अरे दादा, 100 में 96 लोग वोट डाल गए, आप कहां थे राज शर्मा जी? नहीं, ये लॉजिक बेकार की बातें हैं, सब बेकार की बातें हैं। 46 इस बार हर जगह हो रहा है, जहां जहां SIR हुआ है वहां लोग सोच रहे हैं हम वोट दें। हमारी कॉलोनी से मैं इस बार ऋषिकेश में बैठा हूं, मुझे ब्राह्मण, अब मैं आपको बताऊंगा ऋषिकेश में मैं दादा, मुझे भगवान कभी झूठ बोलने के लिए मजबूर ना करे। और आज कहता हूं मैं पावन धरती पे हूं, अगर झूठ बोलने के लिए मजबूर करे उससे पहले मुझे मौत दे दे। मैं त्रिवेणी घाट पे ना रहा था, ब्राह्मण परिवार जो बीजेपी का समर्थक था, मैंने उसे बताया मैं कांग्रेस का, कहा हम आया, ये मीट खाया, वो जो अपनी भाषा बोलते हैं जैसे, हमें अच्छा नहीं लगा, हम बीजेपी को वोट देना चाहता था, लेकिन हम चला आया। और उधर बताऊं आपको, मुझे बड़ी शर्म लगी, मेरी तबीयत खराब हो गई जब मुझे वहां किसी बड़े आदमी ने बताया जहां आप नहा रहे हो दाएं हाथ में 30 मीटर पे सीवर लाइन की गंदगी बह रही है, बाएं हाथ में 100 से 110 मीटर के उसमें गंदगी बह रही है। मैं तो सोच रहा था किसी बड़े चैनल को बात करूं, कॉरेस्पॉन्डेंट को बुलाऊं, मैं बोलूंगा। तो बताइए ऐसे काम, और वो ब्राह्मण परिवार था, देखिए वो बीजेपी का वोट था। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो ये था पाता। अब मैं दूसरी बात कहता हूं, देखिए हम सब यहाँ पे बाल काट के मुंडी हिला रहे हैं, लेकिन कहावत ये, बाल कटेंगे 4 तारीख को सामने गिरेंगे। हमें ज्यादा टेंशन नहीं लेना है बस। और मैं आपको बताऊंगा अरविंद भाई, मैं अगर आपको एक शब्द क्या किसी को भी गलत कहता हूं तो रात की नींद नहीं आती मुझे, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरा झूठ को देश सुन सकता है, अनुभव भाई की बात को सुन सकता है, मुफ्ती साहब की भी पूरा वर्ल्ड सुन सकता है। आपसे एक उम्मीद है कि आप सच को सच और इतना अनबायस होके बात करो, ममता जी की आवाज सुनवाई, का जवाब आपसे भी चाहिए ना। ये बायस हो जाते हैं ये भाई हमारे। अरे भाई एक मिनट राज भाई, एक मिनट रुकिए राज भाई, एक मिनट रुकिए। उन्होंने ममता बनर्जी की आवाज सुन भाई, उसमें उनकी आवाज तो है नहीं। ममता जी कह रही है अल्लाह तुम्हें माफ नहीं करेगा काफिरों को मदद करोगे तो। ये औरंगजेब की भाषा बोली जा रही है बंगाल में। तो मैं क्षमा चाहता हूं, क्योंकि क्षमा मैं तो कहता हूं जो क्षमा मांगते हैं यानी वो रिश्ता निभाना जानते हैं। बस मैं इतना कहना चाहता हूं, सब सरकारों की कमियां हैं,
मेरा भाई इतना होता है कभी कभी एक आध कमी जो बीजेपी की है कि वो मुर्गा खा रहे थे, अरे यार लानत है। कोई कह देता है वो वहां मंगल वहां बंगाल में खाते हैं, ठीक है, फिर मुझे कहना पड़ेगा यार वो देवनगरी से आते हैं। अच्छा ये अच्छा लगा था अरविंद भाई आपको टीका पीतांबर पहन के मछली खाए, क्या ये सनातन धर्म के लिए क्या संदेश था? मैं जवाब दे देता हूं, मेरे पर तो डिबेट एक मिनट यहाँ पुरानी बात करोगे राज भाई, अभी रुक जाइए, आगे बात आगे। मैं एक बात कह दूं, वो जैसे पहले अमृत धारा दवा आती थी, पता नहीं पुराने लोगों ने खाई होगी, मुफ्ती साहब ने खाई होगी। अमृत धारा एक दवा आती थी, बताशा में 2 बूंद डाल लो, 100 बीमारियों का काम आती थी। कितनी? 100। कान का दर्द, आंख का दर्द, सिर का दर्द, पेट का दर्द, सब उससे दूर होते थे। मैं अमृत धारा टाइप एक बात कह दे रहा हूं, दक्षिणेश्वर काली बंगाल की पूरी धरती पर 2 ही पवित्रतम स्थान है, पूरा बंगाल कह रहा हूं, अविभाजित बंगाल 47 से पहले का। एक ढाकेश्वरी और एक दक्षिणेश्वरी, 2 ही हैं। हाँ जी, बोलो हाँ सब लोग जोर से, भैया आप भी बोलो। अनुभव चक, एक भारत में, एक बांग्लादेश में। दक्षिणेश्वरी काली में प्रसाद में मछली मिलती है। क्या अब क्या करोगे? अब होगली में कूदो ना, वहां नंगे जाते खा प्रसाद देव दर्शन करने, नहीं ना, वहां भी कपड़ा पहन जाते, पीले कपड़े पहन के जाते, तिलक भी लगाते। वहां कोई टोपी थोड़े पहन के जाते हैं जालीदार, कि मछली लेनी है बोले टोपी पहन लो यार, टोपी में मछली ले लेंगे, ऐसा नहीं होता। देवी की आरती होती, पूजा होता है, भोग लगता है, उसके बाद में अपना क्या दिक्कत है? कामाख्या, अरे रुक जाओ भैया, कामाख्या आज भी, कामाख्या देवी को बलि चढ़ती है आज भी, और हम भी जाते हैं, सब जाते हैं। ये कहां लिखा है हिंदू धर्म में भाई? कहां लिखा है कि फला कपड़ा पहन के बोले नहीं, आंखों पे चश्मा लगा के खा सकते हो, चश्मा उतार के नहीं खा सकते? कैसी बात कर रहे हो यार? मैंने तो आपको 2 उदाहरण दे दिए, कामाख्या और दक्षिणेश्वरी। मुझे 10 सेकंड दीजिए। जो लोग बंगाल को नहीं जानते उनसे तो क्या कहना, लेकिन जो बंगाल जानते हैं वो जानते हैं कि दक्षिणेश्वरी काली का मंदिर बंगाल की सांस्कृतिक आत्मा का सबसे बड़ा ज्योतिपुंज है। उससे बड़ा ज्योतिपुंज पूरे बंगाल में कोई नहीं। ना रामकृष्ण परमहंस से बड़ा कोई आदमी वहां पैदा हुआ, और ना उससे बड़ी कोई आध्यात्मिक भूमि है काली से, काली मंदिर से। अरविंद जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं अनुभव चक। मैं केवल 10 सेकंड कहूंगा। देखिए राज भाई, आपका मानना है कि सबको शाकाहारी होना चाहिए, तो शुरुआत घर से करना चाहिए। आदरणीय राहुल गांधी जी को कहिए कि सावन में जाकर जो मटन बनाया था लालू प्रसाद जी के घर में, उसको कम करें। घर से आप शुरुआत क्यों नहीं करते हैं? पूरे दुनिया का आप भाषण दे आए, आप इतने पवित्र ब्राह्मण हैं, तो राहुल गांधी को आप क्यों नहीं? आप कांग्रेस में है ना, अपने नेता को कहिए पहले वो शाकाहारी बने और उसके बाद सबका आह्वान करिए। आपका नेता सावन में मटन बनाएगा और उसका वीडियो डालेगा सोशल मीडिया पर, और आप उपदेश देंगे पूरे भारतवर्ष को कि किसी को मांस नहीं खाना चाहिए। अपने घर से शुरुआत करिए, सुधार अपने घर से होना चाहिए। क्या बात करते हैं? जनता आपको जब सुनती है तो हंसती है। इस तरह का तर्क मत दिया करिए। जी अमिताभ। अरे छोड़ो, हमें मत बताओ, पहले अब मुझे कह दिए। मैं एक बात बताता हूं, अगर वो सावन का वीडियो तो मैं उसका विरोध करता हूं। अगर वो सावन से पहले का कुछ दिखाइए, आप मीट में मना नहीं कर रहा। मैं ऋषिकेश सावन का है, अमिताभ जी से पूछ लीजिए। सावन का था। और अगर ठीक है, तो ऐसा नहीं ठीक करना है, चाहिए। ठीक है, सावन को नहीं खाना चाहिए। ठीक है राज भाई, नहीं खाना चाहिए। ठीक है, मैं आप कहिए बस एक बात को, आप नहीं कह सकते। अच्छी बात। अरे नहीं, कतई गलत बात। आज मेरा मन दुखी हो गया। आप बताइए अरविंद भाई, आप बताइए, क्या अनुराग ठाकुर को खाना था? मंगलवार को खाना था। मंदिर की बात छोड़ दीजिए दादा, ये सफाई देंगे, मन दुख जाएगा। बताओ भैया, मन दुख जाएगा। अब मैं बोलता हूँ। देखिए, एक तो मैं आपकी प्रशंसा करता हूं कि बड़े मन से आप चूंकि मानते हैं मुझे नहीं खाना चाहिए, तो अपने नेता को भी कह रहे हैं। मेरा मतलब ये है कि नेता मैं तो सब कहूंगा। अब बोलने तो दीजिए मेरे से। अरे आदरणीय राज शर्मा जी, मेरे से पूछो, मेरे को बोलने दीजिए। देखिए, जहां तक मैं जानता हूं, भारत विविधताओं का देश है। कामाख्या को रोज बलिदान होता है, एवरी डे
चाहे वो अरे भाई, वो मंगलवार हो या कामाख्या में खा रहे शुक्रवार थे हो, क्या? तो खा सकते अरे हैं। वो कामाख्या ये में खा रहे व्यक्ति थे पर क्या? डिपेंड करता है। भारत में कोई रोक नहीं है, भारत का संविधान इस पे रोक नहीं लगाता है। बस गाय नहीं खाना चाहिए, कोई मछली मटन खाना चाहता है तो उसके श्रद्धा और विश्वास का मामला है। मैं किसी का विरोध नहीं करता हूँ, मैं नहीं विरोध करता हूँ। अरविंद भाई, आपकी आत्मा मर गई। करता है कि वो खाए या नहीं खाए, भाई ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। मुझे नहीं पसंद, मैं नहीं खाऊंगा। आपको खाना है तो आप खाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आज हम बैठे हैं, बंगाल में चुनाव हुआ है, काहे बीजेपी के नेता से डर रहे हो? डरा हूँ आप काहे बीजेपी के नेता से डर रहे हो? आप अपने घर से शुरुआत करो, आप अपने विचारों पे डटे रहिए, अपने घर से शुरुआत करिए। फिर आप गलत हो, मैसेज दीजिए, आप अनुराग शाकाहारी हो ज्यादा जाए, गलत हो, शाकाहारी भोजन आप करें। अनुराग ठाकुर से ज्यादा गलत हो। क्या कह रहा है? डरते हो आप? कहो कि गलत किया हो जाए। अच्छा, उन्हें खाना चाहिए था ना? समझाइए, वो शाकाहारी हो टीका लगा के जाए खाओ। और सुधार की शुरुआत घर से करिए। ऐसा खाओ। हमें कोई अच्छा, एक बात आपत्ति और नहीं क्या? है। मैं एक कौन बात होता हूँ का फतवा जवाब दे जारी दो करने वाला? भैया, और भैया, एक बात का जवाब दे दो। आप 60-70 अगर पाकिस्तान भी हमारे देश में होता, क्या गाय का मांस खा लेते? हाँ, मैं दोनों को, अरविंद भाई को भी, राज भाई को भी, दोनों में। अरे रुक जाओ भाई, रुक जाओ। एक बात कह के अनुभव चक के पास आऊंगा, याद आ गई तो कही दो कि प्रियंका जी ने एक इंटरव्यू में कहा, उनसे पूछा गया कि आप नॉनवेज खाते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, मेरे घर में तो प्याज लहसुन भी इस्तेमाल नहीं होता। मेरा घर मतलब उन्हें इन लॉज की ओर इशारा किया, बोले इसलिए मैं तो बिल्कुल प्याज लहसुन भी नहीं। मैंने ये वीडियो देखा तो मुझे लगा ये दादा वासवानी के पद चिन्हों पर है। दादा वासवानी जानते हैं, भारत में शाकाहार के सबसे बड़े एम्बेसडर, सबसे बड़े राजदूत, जिन्होंने पूरे विश्व में शाकाहार के लिए एक अभियान चलाया। उसके 10 ही दिन बाद मुफ्ती साहब, वो लालू जी वाला कांड हो गया। लालू जी ने इनको सिखाया कितना लहसुन डालो, कितना मुर्गा डालो, कितना बकरा डालो। क्या सुन लीजिए। फिर राहुल जी जब चलने लगे तो उनने कहा कि लालू जी भाई मैं घर जाऊंगा तो प्रियंका नाराज होगी, तो उनने रोहिणी से कहा कि तुरंत इधर आओ, तुरंत बांधो प्रियंका के लिए, है ज़्यादा बांधो रोटी और ये मटन चंपारण। तो वहाँ प्रियंका ने खाया। प्रियंका ने पूछा इतना अच्छा किसने बनाया, तो राहुल ने कहा मैंने बनाया। क्या ये सब चर्चा हुई और ये सब डिजिटल मीडिया पे है। ऐसा नहीं कहना चाहिए कि हम प्याज लहसुन नहीं खाते, कहो कि मीट खाते। मीट खाना कोई गुनाह नहीं ना यार। ये क्यों कहो कि हम तो भाई लहसुन भी नहीं, हम तो लहसुन की फोटो भी नहीं देखते और उसके बाद मुर्गा खाते देखो, तो ये काम गलत है। मुफ्ती साहब मेरी बात से सहमत होंगे। आपको मुर्गा खाते हैं, हाथी घोड़ा सब खाते हैं, खाओ यार। मुगल आए थे, वो ससुर घोड़े खा जाते थे, बात खाने की नहीं, वो घोड़ा खा जाते थे मुगल। मुफ्ती साहब जानते हैं, वो आलिम है। वो घोड़े में चीरा लगा के कोल्ड ड्रिंक की जगह हॉट ड्रिंक उसका खून समझ लेते थे और उसको भून मान के वही नोच खा जाते थे। ठीक है, तो इसलिए वो विषय नहीं, सबकी अपनी अपनी खाने की रुचियां हैं। लेकिन ऐसा नहीं कहो कि हम लहसुन नहीं खाते और फिर कोई आपको चंपारण मीट खाते देख ले और फिर आप खुश हो रहे हो, कह रहे क्या गजब टेस्ट है, राहुल कह रहे हमने बनाया है। ये ऐसा नहीं करो, ये सब जाल बट्टा है, इससे बचो। खैर अनुभव चक, हम फिर बंगाल पे लौटेंगे। मटन पर तो कभी भी रह लेंगे, मटन को इतना बड़ा विषय भी नहीं है। और सब मटन शटन सब बंद करा देंगे तो भी करोड़ों लोग बेरोजगार हो जाएंगे, हमको ये भी ध्यान रखना है। मतलब खाओ नहीं खाओ व्यक्तिगत है, लेकिन हम उसके अर्थव्यवस्था को भी नकार नहीं सकते। नहीं, अंडे के कारोबार में इस देश का मेरे ख्याल से 2-3-4 करोड़ आदमी लगा होगा। अंडा बंद कर दें। मछली, भारत ने मंत्रालय बनाया उस पर, और बंद कर देंगे तो धरती का भारत की क्या हाल होगा, है मुफ्ती साहब? इसलिए थोड़ा तार्किक रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होना चाहिए। अनुभव चक साहब, हम फिर बंगाल पर लौटते हैं। मैं समझ नहीं पा रहा कि लोग कह रहे हैं कि जब तक बंगाल में मुसलमान ममता बनर्जी के साथ है तब तक बीजेपी सत्ता में नहीं आ सकती। अब एक ही सूरत हो सकती है कि
30% मुसलमान की सॉलिडरिटी को एक ही तरह से आप काउंटर करके जीत सकते हैं, जो मेरी बुद्धि कहती है, जब आप 70% मुसलमानों को वैसा ही कंसोलिडेशन में ले आए जैसे इस वहाँ मुसलमान है कंसोलिडेशन में। मुफ्ती साहब मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे क्या? अगर 100 मुसलमान है तो 100 का मतलब 100 टीएमसी का वोट है, फिर ना वो इधर है ना उधर है। क्या बीजेपी ने ऐसा हिंदुओं के बीच में वहां कर लिया? क्योंकि वो किए बिना ब्रह्मा उतर आए, बीजेपी जीत नहीं सकती जब तक हिंदू कंसोलिडेशन मुस्लिम कंसोलिडेशन जैसा नहीं हुआ होगा। अनुभव चक। देखिए अमिताभ जी, आपके प्रश्न का जवाब दूं उससे पहले डिबेट के अंदर एक दो बातें निकल के हैं। एक तो माननीय गृह मंत्री जी का जो कथन के बारे में यहाँ पर जिक्र करा गया कि कहा गया कि उन्होंने कहा था कि उल्टा लटका के ठीक कर देंगे। मैं आपके डिबेट के माध्यम से कहना चाहता हूँ, किसको ठीक करने की बात गृह मंत्री जी कह रहे थे? क्या बंगाल के आम जनता को? क्या बंगाल के भोले भाले मासूम जनता को? या उन लोगों को जो बंगाल के चुनाव में अराजकता करना चाह रहे थे? और यदि अराजकता करना चाह रहे थे, बंगाल की सड़कों को खून से रक्त रंजित करने की जिनकी मंशा थी, तो क्या उनको आरती उतारने की बात कहनी चाहिए थी? उनको क्या ये संदेश गृह मंत्री की हैसियत से नहीं देना चाहिए था कि अगर ऐसी किसी ने मंशा करी, ऐसी सोच भी रखी, तो उसको ठीक करा जाएगा? बिल्कुल ठीक करा अमिताभ जी उन्होंने। अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी को ठीक करके दिखाया ना, उन्हीं की सरकार ने ठीक करके दिखाया। और जब ऐसे लोगों को ठीक करने की बात कही गई, तभी तो बंगाल का चुनाव रक्त रंजित होने से बचा और 93% ज्यादा पोलिंग भी हुई। तो इस तरीके की बातें कह के गलत तरीके से देश के लोगों को बताने का प्रयास नहीं करना चाहिए। दूसरी बात जो अमिताभ जी आपने अभी कही, अमिताभ जी पिछला इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी वहां पर बंगाल के अंदर हारी थी। बंगाल के अंदर हारने के बाद जो भारतीय जनता पार्टी का वोटर था, जो भारतीय जनता पार्टी का सपोर्टर था, और जो वहां का आम नागरिक भी जिसने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास करा और ममता की अराजकता को नकार कर उसने भारतीय जनता पार्टी को वोट करने का काम करा, क्या स्थितियां थी? क्या टीवी चैनलों पर हमने और आपने देखा नहीं कि आग की लपटों से घिरा हुआ बंगाल दिखाई दे रहा था? किस तरीके से वहां के लोगों के ऊपर जुर्म करा जा रहा था, मकान तोड़े जा रहे थे, जो आप आज से 5 साल पहले करके आए थे जुर्म, तो वो लोग क्या भूल गए थे अमिताभ जी? कंसोलिडेशन अपने आप ही हो रहा था, वो लोग मन में रखे थे। और बाबा साहब के दिए हुए संवैधानिक अधिकार का प्रयोग करने का कब मौका आएगा उसका इंतजार कर रहे थे। वो घड़ी आ गई अमिताभ जी। 29 अप्रैल को फाइनल वोट पड़ गया। अब 4 मई को नतीजे आने, नतीजे किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में परिलक्षित होंगे वो अमिताभ जी हम भी देखेंगे और आप भी देखेंगे। जो ममता ने अराजकता करी, जो ममता को बंगाल की जनता ने मौका दिया था, जब माकपा के शासन से मुक्ति के लिए इन्होंने आंदोलन चलाया था, बड़ी उम्मीदों के साथ इनको पश्चिम बंगाल की बागडोर सौंपी गई थी। अगर उस बागडोर को अच्छे से संभालती और पूरे पश्चिम बंगाल के भला करने का इन्होंने प्रयास करा होता अच्छे मन के साथ, तो इनको सत्ता से कोई बेदखल नहीं कर सकता था। लेकिन इन्होंने सत्ता में आते जिस तरीके से कम्युनिस्ट पार्टी के लोग भ्रष्टाचार करते थे, गुंडागर्दी करते थे और संगठित अपराधों का संचालन अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से करते थे, उससे ज्यादा भय का माहौल इन्होंने ममता बनर्जी ने बंगाल के अंदर स्थापित करने का काम करा और बंगाल की जनता ने उसका जवाब दे दिया है। 4 तारीख को जब वो नतीजे खुलेंगे तो परिणाम सबके सामने होंगे। जी मुझे याद है, एक उदाहरण उत्तर प्रदेश से देता हूं। कल्याण सिंह जब पहली बार मुख्यमंत्री बने, वो जो चुनाव था ना, मुफ्ती साहब सुन लो, कायदे की चीजें ये गूगल में नहीं है। उस वक्त मुसलमानों जैसा पोलराइजेशन, मैं तो खुला बोलता हूं, मुसलमानों जैसा पोलराइजेशन हिंदुओं में हुआ पहली बार उत्तर प्रदेश में। मंच से कहा गया कि हमको मुस्लिम लोग वोट देने की मेहरबानी ना करें। क्या? क्योंकि दोगे वैसे भी नहीं, झोला रख के चले जाओगे सीट पर, सीट और घेर लोगे, झोला ना रखो। नारे कुछ और लगे, वो नारों का यहाँ उल्लेख नहीं करूंगा, वो ठीक नहीं नारे, लेकिन लगे। पहले उत्तर प्रदेश के लिए भी कहा जाता था कि बिना मुसलमानों को साथ लिए सरकार नहीं बन सकती, ये जान लो। क्या? कल्याण सिंह ने सरकार बनाई, 222 विधायक जीत के आए, 222। क्या? और पूरी रंगबाजी से सरकार बनी। और कल्याण सिंह ने एक बार मुझसे कहा कि अग्निहोत्री जी, ये 222 के विधायकों वाली उसमें एक भी मुस्लिम वोट शामिल नहीं था, नॉट इवन ए सिंगल वोट। मुफ्ती साहब,
उत्तर प्रदेश में जब ऐसी हिंदू एकता हुई जैसी मुस्लिम एकता होती रही हमेशा से, तो पासा ही पलट गया। मैं फिर दोहराऊंगा, अगर बंगाल में वैसी हिंदू एकता हो गई जैसी उस वक्त उत्तर प्रदेश में हुई थी, या जैसी एकता मुर्शिदाबाद और मालदा और दिनाजपुर और 24 उत्तर परगना और 24 दक्षिण परगना में होती है मुस्लिम बहुल इलाकों में, कि बच्चा बच्चा ममता जी के काम का, तो अगर वैसी हो गई उसी तरह की प्रचंड एकता, तो दुनिया की कोई शक्ति भारतीय जनता पार्टी को बंगाल में शासन करने से नहीं रोक सकती। मुफ्ती साहब, कोई ताकत नहीं। क्या भाई, आखिर में तो 70-30 का ही खेल है, सारी कहानी एक तरफ 70-30 का ही खेल है। पूरे बंगाल में तो मालदा है नहीं, हालांकि वहां का आम अच्छा है, और अब्दुल गनी खान चौधरी भी मुझे आदमी अच्छे लगते थे, उनसे मेरा परिचय रहा। वो मालदा के समझ लो कि सबसे बड़े राजनेता, उनसे बड़ा फिर कोई हुआ नहीं। खड़े हो जाते थे, ऐसे कर देते तो जीत जाते थे। लेकिन अगर हिंदू एकता हो गई तो बंगाल के सारे राजनीतिक पंडित का कथन व्यर्थ हो जाएगा, और नए सिरे से बंगाल की राजनीति की कुंजी लिखनी पड़ेगी। कुंजी जानते हैं, जिसमें 8वें में लड़के नकल करने के लिए ले जाते थे, 8वें 10वें के इम्तिहान में, राज भाई जानते होंगे बरेली में कुंजी। तो कुंजी दोबारा लिखनी पड़ेगी बंगाल को डिकोड करने के लिए। और मैं तो भाई थोड़ा विचित्र आदमी हूं, इस बात में हृदय से राज भाई भी मेरा समर्थन करेंगे, यहाँ ना भी करें, और मुफ्ती साहब भी, क्योंकि नपना बराबर रहेगा। अगर इस देश में कट्टर मुस्लिम ध्रुवीकरण हो सकता है मुफ्ती साहब, तो कट्टर हिंदू ध्रुवीकरण खराब कैसे? बोले बकरा अच्छा है, बकरी खराब है, ऐसे कैसे हो जाएगा यार? जो हाड़ मांस बकरे का सो बकरी का। बोले बकरी नहीं खाने देंगे, जिब्ह कर देंगे, बकरा खाओ। क्यों भाई? बोले मुस्लिम पोलराइजेशन सेकुलर, हिंदू पोलराइजेशन कम्युनल। कल्याण सिंह भारत की राजनीति में पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने इस फर्जी डॉक्ट्रिन को, इस फर्जी अवधारणा को, दर्शन शास्त्र को ध्वस्तीभूत करके गंगा में गहरे गाड़ दिया था। उन्होंने कहा ये नहीं चलेगा। फुरफुरा शरीफ, चरारे शरीफ, गरारे शरीफ सब फतवा देंगे क्या? और बोले फलाने स्वामी फतवा नहीं दे सकते। बोले कम्युनल है, स्वामी का क्या मतलब है? लालू यादव। लालू यादव। बाबा का क्या मतलब है? घंटी बजाओ मंदिर में। और फुरफुरा शरीफ के इमाम का क्या मतलब? बोले इमाम साहब आपको हमारी कसम, अंदर आइए। क्या बताइए किसको मंत्री बनाए किसको नहीं? अच्छा, इमाम साहब मंत्री तय करेंगे। और मुफ्ती साहब तो हमारे पुराने मित्र हैं, बहुत चीज़ों को जानते हैं। एक मुलायम सिंह जी की सरकार थी, हमारे जामा मस्जिद वाले वो भी हमारे परिचित हैं। अब क्या करें, सभी परिचित हैं, लेकिन फिर सब परिचितों को छोड़ दे तो बहस काहे की करेंगे? फिर भजन करेंगे क्या? तो उन्होंने मुलायम सिंह से कहा कि भाई देखो नेताजी, मेरी तबीयत भुरभुरी हो रही है। तो बोले क्यों, क्या चाहते हो? बोले लड़का है, इसको बिटिया दी है, दामाद दिया, इसको पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का चेयरमैन बना दो। उन्हें अब बना दिया। क्या इमाम के कहे से पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का चेयरमैन बने, कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिले, वो सेकुलरिज्म है? और शाकुंभरी पीठ के महंत के कहने से किसी को नगर पालिका में नौकरी लग जाए तो दैया रे दैया, हाय 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 हाय। रामभद्राचार्य ने क्या कह दिया था? सतीश महाना गए थे मिलने, प्रणाम करने, क्या कह दिया था? कोई ये कह दिया था कि 50 लाख रुपए की व्यवस्था कर दो इसकी? नहीं ना, एक लड़का था, उनका शिष्य का बेटा था। बोले भैया महाना जी इसकी नौकरी लगा दो। सारे सेकुलर आ गए, बोले बाबा लोग नौकरी लगवाएंगे। हम ही बहुतों को बोलते हैं कि भाई नौकरी लगवा दो राज भाई किसी को बरेली में, इसको गरीब आदमी। कोई गुनाह है क्या मुफ्ती साहब? इमाम का दामाद कैबिनेट मंत्री हो गया, ये इस देश का सेकुलरिज्म है। और संत स्वामी साधु रामभद्राचार्य महाराज किसी की गरीब के बच्चे को कह दें कि इसे भाई सतीश महाना, इसे लड़के कहीं 10-20 हज़ार की नौकरी में लगा दो। उन्हें ये तो नहीं कहा था इसको गवर्नर बना दो।
और एक बात कह के बात समाप्त करो राज भाई, आप मेरी बातों से दिल से सब बहुत सहमत होंगे और आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीतेगा। पार्टी छोटी चीज है। बीपी सिंह प्रधानमंत्री हुए, मुफ्ती साहब, मेरे भी दिमाग में अल्लाह भेज देता है ये सब चीजें, ये कहीं लिखी थोड़ी मिलती नहीं। बीपी सिंह प्रधानमंत्री हुए तो वो जामा मस्जिद गए इज्जत अफरोज करने इमाम साहब की, बड़े जो अभी इमाम है इनके अब्बा बुजुर्ग थे तब, क्या तो हाँ, तो वो और ये जियाउर रहमान अंसारी के बाबा शफीकुर रहमान बर्की, ये दो ही लोग हिंदुस्तान में ऐसे थे जो कहते थे हमारे अंदर भारत का खून नहीं है, हम डायरेक्ट बाबर वाले हैं, पाइपलाइन उधर से आई थी खून की सप्लाई। तो खैर, तो एक लड़का था वहाँ मुफ्ती साहब जो उनकी सेवा करता था, नाम मत पूछिएगा, आप जान जाएंगे। क्या उन्होंने मालूम क्या कहा मुलायम बीपी सिंह से कि भाई विश्वनाथ प्रताप तुम तो वजीर आजम हो गए हो। अरे उनने कहा हुजूर बस आपकी करम है, आपकी दया है टाइप का जो भी कहा। वो भी वैसी टोपी लगाते थे जिसी वो कश्मीरी लगाते हैं, क्योंकि वो भी अपने ढंग के आदमी थे बीपी सिंह जी। कभी उनका किस्सा सुनाऊंगा पूरा। वो भी कुछ के अरविंद केजरीवाल टाइप के व्यक्ति थे। तो उन्होंने कहा कि आप आदेश करो, हुक्म करो जी। बोले इस लड़के को कुछ करा दो, वो यहीं जामा मस्जिद में हमारी सेवा टहल में ज़िंदगी खराब हो जाएगी इसकी। तो उन्होंने राजदूत बना दिया। क्या मछली की दुकान भी दिला देते, मटन की तो भी उसका खर्चा अच्छा चल जाता है। क्या उन्होंने आपको मेरी कसम राजदूत बना दे रहे हैं। क्या बाद में वो राज्यसभा भी गया। मुफ्ती साहब आप जानते हैं ना उनका नाम। अब क्या कहें और किसको कहें। राम भद्राचार्य किसी की चपरासी की नौकरी के लिए सिफारिश कर दे तो आप राम भद्राचार्य को फांसी देना चाहते हैं, और जामा मस्जिद के इमाम की कोर्निश करते हैं आधी कमर झुका के। मोदी चले जाए काशी तो आपके पेट में गुड़गुड़ होने लगेगी, लूज मोशन हो जाएंगे, फिर वो किसी दवा से टाइट नहीं होंगे मोशन। क्या और वीपी सिंह हर मस्जिद हर सीढ़ी पर ऐसे ऐसे करते ऊपर चढ़ रहे हैं, तो आप कह रहे हो देखो ये सेकुलरिज्म आया है आज जामा मस्जिद। ऐसे चलाएंगे देश। ये फुरफुरा शरीफ का था, क्या मसला था, कौन है फुरफुरा, क्या है फुरफुरा। मैं एक ही बात जानता हूं, भाजपा और टीएमसी कुछ नहीं जानता। चुनाव भाजपा टीएमसी का है भी नहीं। नई बात कह रहा हूं अनुभव चक जी। क्या राज भाई आप भी समझ लीजिए, अरविंद जी, चुनाव भाजपा और टीएमसी का नहीं है। चुनाव मालूम किसका है। बंगाल ये तय करेगा कि मुस्लिम पोल सॉलिडरिटी, मुसलमानों की चुनावी एकता का जवाब हिंदू चुनावी एकता से दिया जा रहा है क्या। ये देश का टर्निंग पॉइंट होगा। सीएम की कुर्सी छोटी है, दादा बैठे चाहे दीदी बैठे। अगर ऐसा हो गया, मुफ्ती साहब मेरी बात पर गौर करिएगा और आज एक दिन इसी बात पर दीजिएगा, सोचिएगा। क्या हिंदुस्तान का कोई इलाका नहीं बचेगा जो इस जिद पर जीत लिया जाए कि इस्लाम के नाम पर वोट पड़ेगा। नहीं जीत पाएंगे, एक भी इलाका नहीं जीत पाएंगे, एक भी राज्य नहीं जीत पाएंगे। लिख लीजिए मेरी बात। अगर हिंदू एकता वैसी ही हो गई, मैं बार बार मुस्लिम महत्वपूर्ण लोगों से निवेदन करता था, इस्लामिक एक राजनीति में इस्लामिक एकता को इतना कट्टर मत करिए। इसकी जिस दिन प्रतिक्रिया हुई तो 80-20 में तो फिर गणित ही साफ है। और कल्याण सिंह इसका प्रैक्टिकल करके आज से 40 साल पहले बता गए। 40 साल तो तब हो सकता था, तो अब भी हो सकता है। ये रंगबाजी नहीं चलेगी कि 87 सीट तो मेरी जेब में है, या उत्तर प्रदेश में सपा बोले नहीं 40 तो मेरी वैसे ही आएंगी जहां मुस्लिम है इतने। अब ना ना ना, एक भी मुसलमान के बिना, क्योंकि वो समय था रितंबरा और उमा भारती वाला। क्या दादा कैसे कैसे भाषण हो रहे थे वो बागेश्वर वाले और राम भद्राचार्य के समय थोड़ी था। मैं रितंबरा जी के भाषण का यहां उद्धृत नहीं करना चाहता। तब भी 222 सीट आई थी। मैं सिर्फ बंगाल के रिजल्ट में एक ही चीज देखूंगा, बाकी कौन रफ होए हमें कहानी। क्या हिंदू पोलराइजेशन वैसे ही आकार ले रहा है बंगाल में जैसे दशकों तक मुस्लिम पोलराइजेशन रहा और उसने बंगाल की राजनीति को बंधक बना के रखा।
बंगाल की राजनीति उस बंधन से मुक्त हुई कि नहीं हुई, मैं सिर्फ ये देखूंगा। धन्यवाद। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।